हेलो एवरीवन। आइए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 30 तक देखते हैं और ये पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल्स कुछ इस तरह से मेंशन है। ये आर्टिकल नंबर 25, ये आपका 26 है, 27, ये 28, ये 29 और 30। ठीक, अब आइए देखते हैं कि क्या कहता है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि जितने भी लोग हैं सबको इक्वली हक है अपना फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, यानी अंतरात्मा की आज़ादी है कि वो चाहे तो किसी को मान सकते हैं, यानी वो उन्हें राइट है कि वो फ्री होकर प्रोफेस करें, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करें या प्रोपोगेट करें। ठीक, फ्रीडम कॉन्शियस का मतलब ये भी है कि हम अंतरात्मा की आवाज़ से चाहें तो अथीस्ट भी रह सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है किसी भगवान को मानना। ठीक, ये एक इनर फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एक इनर फ्रीडम है। इनर फ्रीडम की बात करता है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल अपने रिलेशन को अपने और जिसको मानता है उसे उस रिलेशन को जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकता है। ठीक, अब राइट टू प्रोफेस का मतलब ये होता है कि अपने रिलीजन को यानी अपने रिलीजियस बिलीफ को और फेथ को वो ओपनली और फ्रीली लोगों से कह सके कि हाँ ये मेरा पर्टिकुलर रिलीजन है और ये मेरी पर्टिकुलर आस्था है। ठीक, प्रैक्टिस का मतलब ये है कि वो परफॉर्म कर रहा है, यानी पहला वर्ड था प्रोफेस, दूसरा था प्रैक्टिस और तीसरा प्रोपोगेट। ठीक, प्रोफेस का मतलब है दूसरे को बताना कि उसे क्या रिलीजियस बिलीफ्स और फेथ्स हैं। ठीक, ओपनली ये चीज़ कह पाना। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि उससे रिलेटेड जो भी रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं एक्सेट्रा वो उनको कर सकता है। प्रोपोगेट का मतलब ये है कि वो ट्रांसमिट कर रहा है और डिससेमिनेशन, यानी एक तरह से उसके रिलीजन की जो भी टेनेट्स हैं, ठीक, जो भी सिद्धांत हैं वो उनका प्रचार प्रसार कर रहा है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें राइट है किसी को भी कन्वर्ट करने का, ये राइट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बस प्रोवोकेट कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि हमारे रिलीजन की ये खासियत है, अगर उसका मन होगा तो वो फ्रीली कन्वर्ट कर सकता है। ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। क्या ये राइट सबको है, यानी सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के भी हैं? जी हाँ, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल है। ठीक, अब स्टेट का क्या है? स्टेट परमिटेड है क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट कर सकता है यानी वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई अदर सेकुलर एक्टिविटी भी जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड है। ठीक, रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेटेड है। और स्टेट ये भी कर सकता है कि वो सोशल वेलफेयर के नाम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है और वो रिफॉर्म्स भी ला सकता है, जैसे कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे जो कि पब्लिक कैरेक्टर के हैं, जैसे मंदिर हो गया, ये सब, ये जितने भी सेक्शंस हैं हिंदूज के उन सब के लिए वे ओपन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस स्लाइड में। ठीक, तो इस आर्टिकल नंबर 25 की एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं उसमें, यानी आर्टिकल 25 में क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है? पहला ये कि जो सिख रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं उन्हें फ्रीडम है कि वो पहन सकें और कैरी कर सकें किरपन को। ठीक, इसी तरह इसमें जो टर्म हिंदूज है वो किन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है? हिंदूज के अलावा वो सिख्स, जैन्स,
और बुद्धिस्ट, इन सब के लिए यूज हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, अब आते हैं अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 26 पर। ये आर्टिकल नंबर 26 किसकी फंडामेंटल राइट की बात करता है? रिलीजियस डिनोमिनेशंस की। आर्टिकल 26 की बात फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहता है रिलीजियस डिनोमिनेशंस। ठीक, अब ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं इनकी राइट्स क्या हैं? पहला कि ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, किस पर्पस के लिए? रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए। ठीक, यानी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह ये एस्टेब्लिश और मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, ये अपने अफेयर्स को, अफेयर्स किस मैटर में? मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजियस मैटर्स के अफेयर्स को ये खुद मैनेज कर सकते हैं। ठीक, मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह ये ओन भी कर सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। ठीक, और इसी तरह ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक, अब आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में क्या डिफरेंस है, यानी अगर हम कंपेयर करें तो आर्टिकल नंबर 25 फंडामेंटल राइट देता है किसको? इंडिविजुअल्स को। ठीक, लेकिन आर्टिकल नंबर 26 किसको गारंटीड राइट्स देता है? रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, यानी ये कलेक्टिव फ्रीडम की बात करता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस रखी हैं जो अगर सेटिस्फाई होती हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस इस पर्टिकुलर राइट के लिए एलिजिबल है। पहला, ये ऐसे लोगों का कलेक्शन हो जो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ या डॉक्ट्रिन्स को रखते और मानते हैं। ठीक, जो कि बहुत ज़रूरी है इनकी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, ये मैंने आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा, इनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। और तीसरा, एक डिस्टिंक्टिव नेम से इनको, इनकी पहचान होनी चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रामकृष्ण मिशन को अगर हम देखें और उसी तरह आनंद मार्ग को देखें तो क्या ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस में आते हैं? ये जज करने के लिए 3 कंडीशंस क्या फुलफिल करते हैं, यानी रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश हुआ था वो क्या ऐसे लोगों का कलेक्शन था जिनके एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ बिलीफ हो कि हाँ जो इनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन में है और क्या डिस्टिंक्टिव नेम है? तो हाँ, आनंद मार्ग और रामकृष्ण मिशन दोनों इस चीज़ को सेटिस्फाई करते थे, इसलिए ये एक तरह से रिलीजियस डिनोमिनेशन है। लेकिन अगर हम बात करें औरोबिंदो सोसाइटी की तो क्या ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है? नहीं, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 27 पे। आर्टिकल नंबर 27 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है कि वो टैक्स पे करे जिसके प्रोसीड्स, यानी जो पैसा टैक्स से मिलता है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है। यानी हम किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते कि ऐसा टैक्स दे जिसके पैसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं। यानी
आर्टिकल नंबर 27 प्रोहिबिट करता है स्टेट को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कि एक तरफ से ऑफिशियल रिलीजन है, जो रिलीजन घोषित किया जा सकता है स्टेट का। यानी जैसा कि हमने प्रीएम्बल में भी देखा था कि जो सेकुलर वर्ड था उसको जब हमने डिफाइन किया था और जब हमने समझने की कोशिश की थी तो हमने यही कहा था कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। वहाँ मैंने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी समझाया था और इंडियन कॉन्सेप्ट भी समझाया था। तो उसी को हम यहाँ देखते हैं कि स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, और यानी स्टेट कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो सही मायने में आर्टिकल नंबर 27 ये जो ट्रू कैरेक्टर बताता है इंडियन स्टेट का, ये वो सेकुलर है। यानी ट्रू सेकुलर स्टेट, ट्रू सेकुलर कैरेक्टर बताता है स्टेट का। ठीक, ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ स्लाइड में। यानी सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो किसी रिलीजन के खिलाफ है, वो बस ये है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि इंडियन स्टेट सभी रिलीजन्स को पैट्रोनाइज करता है और कोई डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं करता है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के साथ। ठीक, यानी जो हमारा सेकुलर स्टेट है वो ना तो रिलीजियस है, ना एंटी रिलीजियस है, यानी किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, ना इररिलीजियस है, इररिलीजियस। हाँ, अगर कुछ है तो वो नॉन रिलीजियस है, यानी किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो नहीं फॉलो करता। ठीक, अब हमने यही बताया आर्टिकल नंबर 27 में कि टैक्स नहीं ले सकते हैं आप, लेकिन क्या फीस इंपोज कर सकते हैं? हाँ, और फीस इंपोज किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? जो कि सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन हो, यानी किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का या एंडोमेंट का हम अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन सेकुलर होगा। यानी वो कॉमन चीज़ें होती हैं, चाहे वो किसी रिलीजन में जाइए, चाहे वो टिकटिंग हो, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें हों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें हों, तो ये एक तरह से सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है और ये किसी एक पर्टिकुलर को रिलीजन को ना तो प्रमोट कर रहा है ना उसको मेंटेन करने की बात कहता है। पर्पस बस इतना है कि उसका सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम फीस इम्पोज कर रहे हैं। इसीलिए जब हम देखेंगे कि पिलग्रिम्स जो होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए अगर कुछ फीस इम्पोज की जाती है स्पेशल सर्विस के लिए या स्पेशल सेफ्टी के लिए, तो वो एक तरह से इसके अंदर अलाउड है। ठीक, अब आते हैं इसके आगे, यानी आर्टिकल नंबर 27 के बाद अब आप देखते हैं आर्टिकल नंबर 28 को, जो कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट करने के रिगार्डिंग है। यानी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात तो हमने देख ली, लेकिन अब हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि क्या इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो 4 कैटेगरी में बांटा गया हुआ है। पहला, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरह से ओन किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं किसके द्वारा? स्टेट द्वारा। ठीक, दूसरा, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं स्टेट द्वारा, लेकिन वो एस्टैब्लिश किसके अंडर हुए हैं? एक तरह से जो चैरिटेबल ट्रस्ट हो या एंडोमेंट हुआ, फॉर एग्जांपल मदरसा एक्सेट्रा, इसके अंदर। ठीक, तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और चौथा भी एक ही तरह से है, वो जो रिकग्नाइज किया जाता है स्टेट द्वारा, रिकग्नाइज्ड है, और दूसरा
जिसे एड मिलता है स्टेट द्वारा। ठीक, तो जो पहला है यानी स्टेट द्वारा ओन और मेंटेन किया जाता है, इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। ठीक, और ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसे एडमिनिस्टर स्टेट करता है लेकिन एस्टेब्लिश हुआ है एंडोमेंट्स, रिलीजियस एंडोमेंट्स के अंदर या चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, जैसे मदरसा हो गया, अरबिक स्कूल हो गया, उर्दू स्कूल हो गया, तो इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को मैंडेटरी बनाया जा सकता है। ठीक, लेकिन ये दोनों जो हैं जो रिकग्नाइज किए जाते हैं स्टेट द्वारा और जिन स्टेट द्वारा एड मिलता है, ये मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसमें इम्पार्ट किया जा सकता है, यानी वॉलंटरी है, आपके ऊपर है। इसमें दोनों में से कोई चीज़ नहीं होगी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट द्वारा मेंटेन और ओन किया जाता है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो रिकग्नाइज किया जाता है स्टेट द्वारा और एड मिलता है स्टेट को, उसमें कंपलसरी नहीं कर सकते हैं, हाँ इम्पार्ट कर सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पर ही दे सकते हैं। और जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं स्टेट द्वारा और एस्टेब्लिश हुआ है किसी एंडोमेंट के अंदर, तो वो उसमें आप कंपल्सरी दे सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1 पे। आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 1 ये कहता है कि यदि कोई सेक्शन है हमारे सिटीजन्स में जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, जिनकी एक डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो वो इसे कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन की यहाँ पे राइट दी गई है। कंजर्वेशन किस बेसिस पे कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है यानी सेपरेट आइडेंटिटी को मेंटेन कर सकें। ठीक, यानी ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ की नहीं, मेजॉरिटी ऑफ जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है उसके लिए भी है कि वो अपनी आइडेंटिटी को बचा के रख सकते हैं। ठीक, अब ये मेजर्स इंक्लूड क्या करते हैं कि ये एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो आर्टिकल 29 क्लॉज 1 न सिर्फ इंडियन सोसाइटी को रिकग्नाइज करता है कि वो डाइवर्स है, यानी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर हैं एक्सेट्रा, तो न केवल रिकग्नाइज करता है बल्कि ये भी कहता है कि ये इन्हें कंजर्व भी कर सकते हैं। ठीक, यानी आर्टिकल 29 क्लॉज 1 नेशनल इंटीग्रेशन जो नेचुरली अवेलेबल है उसकी बात करता है। ठीक, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है। ये नहीं कहता कि सबको एसिमिलेट करो, यानी ऐसा नहीं है कि आत्मसात कर लो, बल्कि ये कहता है कि इंटीग्रेट करो, यानी एकीकरण वाली बात करता है कि सब मिलजुल के रहें और अपनी जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं, उसको बनाए रखें और फिर वो मेन स्ट्रीम में आए। ठीक, अब आते हैं, यहाँ पे मैंने गलती से आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 लिख दिया है, इसको देख लीजिए। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 पे। ये बात करता है कि किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट द्वारा एड रिसीव कर रहा है, और ग्राउंड्स क्या हैं, स्टेट एड, और कौन से ग्राउंड्स पे, ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, यानी ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, ये ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप ओनली ऑन दिस ग्राउंड्स आप किसी को डिनाई नहीं करेंगे एडमिशन को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट फंड द्वारा एड पा रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं 29 क्लॉज 1 और 29 क्लॉज 2 के डिफरेंस के बारे में। यानी पहला, एक ग्रुप को
गारंटी करता है राइट, और दूसरा यहाँ पे इंडिविजुअल को करता है, ठीक, इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी जिसको वो बिलोंग करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस आर्टिकल का स्कोप सिर्फ माइनॉरिटीज तक नहीं है, ठीक, क्योंकि जो सेक्शन ऑफ सिटीजन, जैसे मैंने समझाया इसके पहले भी, फिर भी मैं एक बार बता देना कि जो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स वर्ड यूज हुआ है ये माइनॉरिटी को भी इंक्लूड करता है और मेजॉरिटी को भी इंक्लूड करता है, जैसा कि मैंने उस टाइम भी आपको बताया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सबको अगर अपनी राइट है कंजर्व करने की लैंग्वेज, इसका मतलब वो उन्हें ये भी राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए एजिटेट भी कर सकते हैं, ठीक, और इसीलिए जो भी पॉलिटिकल स्पीचेस बनाई जाती हैं कि या प्रोमिसेस किए जाते हैं कि वो किसी लैंग्वेज को कंजर्व करेंगे, किसी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को, तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 30 पे। आर्टिकल नंबर 30 माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए स्पेसिफिकली बात करता है, ठीक। दो तरह की माइनॉरिटी को मानता है, एक रिलीजियस, एक लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पे दो माइनॉरिटी कम्युनिटीज मानी गई हैं, ठीक। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी है, कोई नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी है जिसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है कि वो दूसरों से डिफरेंट है और अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के लिए वो विलिंग है, ठीक। माइनॉरिटी स्टेटस रिकॉग्नाइज किया इसका स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे, यानी स्टेट लेवल पे भी आप कर सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी आप माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस किसी कम्युनिटी का। इनसोफार अभी तक ये है कि हम मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और ज़ोरास्ट्रियंस को रिलीजियस माइनॉरिटी मानते हैं, यानी ये हमारी 6 कम्युनिटीज़ हैं जो यहाँ मैंने मेंशन किया है, ठीक। इनके पास राइट है कि ये कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सवाल आता है कि क्या माइनॉरिटी वर्ड को कहीं भी डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा नहीं है, ठीक। अब आर्टिकल 30 में ये भी है कि वे अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं, ये भी आर्टिकल 30 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक। अब 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं और बेसिस क्या है, रिकॉग्निशन और एड, यानी स्टेट रिकॉग्नाइज करता है और स्टेट एड भी देता है, ठीक। और अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है देखो जो रिकॉग्निशन मांग रहा है, एड भी मांग रहा है, तो स्टेट रेगुलेट कर सकता है सिलेबस को, ठीक, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ एटसेट्रा। सिमिलरली ऐसा जो रिकॉग्निशन मांग रहा है लेकिन एड नहीं मांग रहा है, स्टेट इसको भी रेगुलेट कर सकता है सिमिलर पैटर्न पे, सिलेबस, टीचिंग स्टाफ एटसेट्रा, ठीक। लेकिन अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो ना रिकॉग्निशन मांग रहा है ना एड मांग रहा है, तो वो अपने अफेयर्स को एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक। लेकिन वो जनरल जो लॉज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, जैसे लेबर लॉ हो गया, इनको वायलेट नहीं कर सकता, ये उसे मानना है, ठीक। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, बाकी आपको कोई सजेशन या क्वेरी हो तो आप में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और कीप लर्निंग फ्रॉम मी। थैंक यू।